हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है एक सर्वर और एक पर्सनल डेस्कटॉप के बीच का अंतर। अभी ये आप लोग सोच रहे होगे कि ये मैंने सुना तो है कि कंपनीज जो हैं सर्वर्स यूज़ करती है, लेकिन ये सर्वर होती क्या है, करती क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है और क्या डिफरेंस है एक पर्सनल कंप्यूटर और एक सर्वर के बीच में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक डेस्कटॉप और एक सर्वर के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं और कंपनीज क्यों एक डेस्कटॉप को काम में नहीं ला सकते अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और वो सर्वर्स खरीदते हैं। तो चलिए आज इस बारे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पहली जो बात है वो है आपके घर पे होने वाले डेस्कटॉप्स के बारे में। आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में जो डेस्कटॉप है वो तो आप दिन रात यूज़ करते रहते हो आजकल। आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हो। आप बोलोगे कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट की बात है, मैं अपने सिस्टम में अपने वर्क स्टेशन पे एक वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ। आप बोलोगे कोई प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम मैं अपने सिस्टम में भी लिख सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि मेरे पास एक डिस्क है, मेरे पास जीपीयू है, मैं बहुत कुछ डेटा साइंस, आजकल जो डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग की बात चल रहा है, जितने सारे बिग डेटा एप्लीकेशंस हैं, ये सब चीज़ें मैं अपने सिस्टम पे भी कुछ हद तक कर सकता हूँ। तो कंपनीज को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको सर्वर्स खरीदने पड़े। तो सबसे मूल जो बात है वो बात है इनकी कैपेसिटी की। कैपेसिटी बहुत तरह के होते हैं। पहली जो कैपेसिटी की बात हम लोग करेंगे वो होता है कि इनके वेयर एंड टेयर कैपेसिटी के बारे में। आपके जो घर में पर्सनल सिस्टम्स हैं, कितना समय तक आप चला सकते हो उनको। हो सकता है आप 4 घंटे चलाओ, 10 घंटा चलाओ, 20 घंटा चलाओ, 30 घंटा चलाओ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार चलाओ। क्या होगा अगर आपके पर्सनल सिस्टम पे एक प्रोग्राम चल रहा है जो एक साथ 30 दिन, 40 दिन तक चलने रहना चाहिए। क्या आपकी सिस्टम के पास उतनी कैपेसिटी है कि वो प्रोग्राम को चला पाएगा? क्या ये 30 दिन या 40 दिन इस कंप्यूटर के चलते रहने के बीच में ऐसा कुछ संभावना है कि कोई एक हार्डवेयर पार्ट फेल हो जाएगा? कि आपके मदरबोर्ड बहुत गर्म हो जाएगी, आपके प्रोसेसर्स बहुत गर्म हो जाएंगे, कि आपके डिस्क्स खराब होने की संभावना है? तो हाँ, हैं। अपने घर में जो पर्सनल सिस्टम्स हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि कंटिन्यूसली डेज, मंथ्स एंड ईयर्स तक रनिंग कंडीशन पर रहे। कंटिन्यूस रनिंग कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि आप बीच में बंद करके ऑन कर रहे हो। कंटिन्यूस रनिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। आपके सिस्टम पे आपको एक प्रोग्राम चलाना है जो कि हमेशा चलती रहेगी, ताकि जब एक एंड यूज़र या कोई भी आपके क्लाइंट आके उसको एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो वो काम करनी चाहिए। तो इस वजह से ये जो वेयर एंड टियर होती है पर्सनल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा होती है, एंड इसको हम लोग कोई भी एक प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट में काम में नहीं ला सकते हैं। तो ये तो मूल कारण हुआ। दूसरी कारण क्या है इन सिस्टम्स को ना लाने के लिए? अब आप बोलोगे कि राहुल, तुमने ये तो बोल दिया कि वेयर एंड टियर बहुत कम ज़्यादा होते हैं पर्सनल सिस्टम्स में। क्या वेयर एंड टियर सर्वर्स में नहीं होते? ज़रूर होते हैं। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं मिलेगा जिसमें वेयर एंड टेयर ना हो। आप कोई भी सामान ले आओ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले आओ, वेयर एंड टेयर होगा ही होगा, लेकिन कब होगा ये मेन क्वेश्चन है। एक सर्वर की वेयर एंड टेयर बहुत कम होती है बिकॉज उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि वेयर एंड टेयर है तो इसके लिए भी सर्वर्स के पास एक अल्टरनेटिव अप्रोच होता है, जिसके वजह से जो बिजनेस की इश्यूज हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत कम हो। मूल रूप पे हमारे जो सिस्टम्स या कंप्यूटर्स होते हैं उसमें तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर या कंप्यूट पावर, जिसकी हम बात करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टोरेज यूनिट या डिस्क, जिसकी हम बात करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो है नेटवर्क पार्ट। ये तीनों ही चीज़ें कंप्यूटर में भी होती हैं और एक साधारण सर्वर में भी होती हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारे कंप्यूटर्स में हो सकता है एक ही फिजिकल प्रोसेसर होता है। आपका एक ही मदरबोर्ड में एक ही फिजिकल प्रोसेसर लगा होता है। अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त होके ये प्रोसेसर ख़राब हो जाता है तो आपको रिपेयर करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम डाउन करना पड़ता है। बिना प्रोसेसर की आपकी कंप्यूटर चल ही नहीं सकती। सर्वर्स में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाते हैं, बहुत सारे केसेस में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं। अगर एक प्रोसेसर भी ख़राब हो गया
तो आपका दूसरा प्रोसेसर अभी भी लाइव एंड एक्टिव है एंड अभी भी आपका सर्वर वैसा ही काम करेगा। हाँ, क्योंकि दो में से बस एक ही आपके पास प्रोसेसर है तो उसकी कंप्यूट पावर जो है वो आधी हो जाएगी, ये बात सच है। लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होगी। हो सकता है कस्टमर्स को उनका रिस्पॉन्स आउटपुट बहुत स्लो मिले, एंड यूजर्स को उनका आउटपुट स्लो मिले, लेकिन मिलेगी। सिस्टम डाउन नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, जहाँ हम डिस्क की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, हाँ ये बात सच है कि जो सर्वर्स में जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क लगती है या एसएसडीज लगती हैं, वो प्रोडक्शन ग्रेड की होती हैं, वो अपने पर्सनल ग्रेड की तरह नहीं होती जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं। उनके कैपेसिटी बहुत हाई होता है, बहुत समय तक चल सकती हैं, लेकिन ख़राब भी हो सकती हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए सर्वर्स में पैरिटी डिस्क की काम में लिया जाता है, रेट कंट्रोलर को काम में लिया जाता है, जहाँ पे होता ये है कि डिस्क आपको एक ही दिखेगी लेकिन अंडरलाइंग दो डिस्क को काम में लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपके पास 1 टेराबाइट की स्टोरेज है, तो आपके सिस्टम पे एक या दो डिस्क लगे होंगे जिनका कैपेसिटी भी 1 टेराबाइट ही होगा, जिसके चलते आपको 990 समथिंग जीबी का यूजेबल स्टोरेज मिलता है। लेकिन सर्वर्स में ऐसा नहीं होता। सर्वर्स में अगर 1 टेराबाइट का स्टोरेज जनरली यूज़ करना होता है तो कंपनी क्या करती है, 2 टेराबाइट्स के डिस्क स्टोरेज ऐड करती हैं, 1 टेराबाइट के दो डिस्क। अब इनसे क्या मदद मिलती है उनको, हार्डवेयर लेवल पे उसको इस तरह से रेट कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है कि आपको दिखता तो एक ही डिस्क है, आपके कंप्यूटर लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे एक ही डिस्क दिखता है, लेकिन वो एक डेटा जो आप लिखते हो उसकी दो कॉपीज़ मेंटेन होती है इन दोनों डिस्क्स में। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक भी डिस्क आपकी ख़राब हो जाती है, दूसरे डिस्क में आपका डेटा अभी भी मौजूद है एंड एप्लीकेशन, आपकी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है जो आप सर्वर्स पे चला रहे हो, वो बिल्कुल डाउन नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्या होगा अगर दूसरा डिस्क भी ख़राब हो जाएगा? तो इस बीच में जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरा एक डिस्क ख़राब होते ही वो एक अच्छा सा डिस्क ला के उसको उसके जगह रिप्लेस कर लेते हैं, ताकि जो डेटा है इन दोनों डिस्क में फिर से सिंक हो जाए एंड डेटा का किसी भी समय दो कॉपीज़ डिस्क में मेंटेन हो। ये हमने बात कर लिया प्रोसेसर की, ये हमने बात कर लिया डिस्क की। अब यह बोलोगे नेटवर्क क्या लोचा है? नेटवर्क के लिए तो मेरे कंप्यूटर पे भी एक RJ45 का पोर्ट है। ऑफ कोर्स ये बात आप ध्यान में रखें कि सर्वर्स में या प्रोडक्शन पे वाईफाई के काम में नहीं लिया जाता, बिकॉज वाईफाई जो है इंटरनेट पहुंचाने के काम में तो आती है, लेकिन इसमें बहुत इंटरनेट स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है। तो हमेशा कोई भी प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट हो, लैन केबल्स या नेटवर्क लैन केबल्स को काम में लिया जाता है, जिसको RJ45 बोला जाता है। और जो RJ45 की नेटवर्क पोर्ट होती है ये आपके पर्सनल सिस्टम पे भी लगी होगी। बहुत सारे पर्सनल सिस्टम्स पे आजकल लैपटॉप्स में आना तो कम हो गए हैं, बट फिर भी आपको बहुत सारे लैपटॉप्स पे RJ45 पोर्ट मिलेंगे, जो कि नेटवर्क पोर्ट या नेट पोर्ट्स के बारे में बोला जाता है। अब ये पोर्ट आपके सिस्टम में एक ही होता है। अगर ऐसे कुछ चीज़ों की वजह से या कुछ हार्डवेयर इशू की वजह से वो नेटवर्क पोर्ट ही काम ना करें या वो केबल में कोई मुसीबत आ जाए, सर्वर्स में एक से ज़्यादा पोर्ट को काम में लिया जाता है। सर्वर्स में जो प्रोडक्शन ग्रेड पे जो सर्वर्स को काम में लिया जाता है, उनमें एक से ज़्यादा, जैसे कि 2 या 3 या 4, कभी कभी 4 लैन केबल्स के काम में लिया जाता है। अब इन लैन केबल्स का काम ये होता है कि एक लैन केबल एक्टिव मोड में होती है और दूसरी पैसिव मोड में होती है। इसका ये मतलब है कि अगर एक लैन केबल ख़राब हो जाती है, एक पोर्ट ख़राब हो जाता है, तो जो दूसरा पोर्ट है वो अभी भी आपके नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, वो अभी भी आपके स्विचेस और राउटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से आपका सर्वर अभी भी वैसे ही काम करेगा, वैसे ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा जैसे कि पहले हुआ करता था। तो ये डिफरेंसेस होती हैं एक नॉर्मल सी डेस्कटॉप के बीच में और एक सर्वर के बीच में, जहाँ पे आपके पास हार्डवेयर लेवल पे बहुत हाई कैपेसिटी मिलती है एंड हार्डवेयर लेवल पे भी आपको रिडंडेंसी या हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, जिस वजह से कि आपकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो 2400 घंटे सालों तक चलती रहें बिना किसी रुकावट के। हाँ, छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, हार्डवेयर डिफेक्ट्स या किसी मेंटेनेंस के चलते इनको थोड़े समय के लिए डाउन जरूर लेना पड़ सकता है, लेकिन कोई ऐसा निरंतर तरह से बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आती है इन सर्वर्स में। चलो ये डिस्कशन मैं इतने में ही रखता हूँ। आगे की तरह डिस्कस करते हैं कि जो स्टोरेजेस यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, और बहुत तरह से बहुत लोगों का ये मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये NAS एंड SAN स्टोरेज की बात वो सुनते आ रहे हैं, ये क्या होती है। अगले जो
वीडियो होगी उसमें हम ये NAS एंड SAN स्टोरेज के बारे में और डिस्कस करेंगे। चलिए, मैं इसी समय आपकी विदाई लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट्स आपके लिए रोज़ाना लेके आऊँ।